करना, गलती मारे से हो गई। 90s में बॉलीवुड में अपनी फिल्मों और बोल्डनेस से बवाल मचाने वाली एक बिंदास एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ। इन्होंने तब अपने अंग प्रदर्शन और हॉट अंदाज से दर्शकों पर तो जादू किया ही, अंडरवर्ल्ड डॉन और पॉलिटिशियन भी इनकी अदाओं से घायल हुए बिना नहीं रह पाए। और चारा घोटाला सामने आने के बाद उसमें इनका नाम भी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गया। कि एक बार लालू यादव ने आपको पटना बुलाया था, वो शो की बहुत चर्चा हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उस वक्त तो मुझे मालूम ही नहीं कौन लालू है। विवादों का दूसरा नाम ममता कुलकर्णी। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने 90 के दशक में एक मैगजीन के लिए बिना कुछ पहने एक अजीब फोटोशूट कराया, जो कि इतना बोल्ड था कि इनके ऊपर कोर्ट केस तक हो गया और भारी जुर्माना देना पड़ा। अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे दे तू। अरे ओ क्या आप मानेंगे कि इन्होंने एक स्मगलर से शादी के लिए अपना अर्श पर चल रहा करियर छोड़ दिया और इस्लाम धर्म अपनाकर नाम बदलकर आयशा बेगम बन गईं। और फिर हाल ही में जब ये भारत लौटी तो बॉलीवुड के तमाम बड़े दिग्गजों को एक्सपोज कर डाला और बड़े बड़े दावे किए। कि आप ये विक्की गोस्वामी के संपर्क में कैसे आई? 1996 के आसपास वो मेरे संपर्क में आ गए थे। वहाँ पे मतलब कहाँ? दुबई में। दुबई में जा चुके। सब बॉलीवुड गई थी, सबको मालूम है। तो शूटिंग्स के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग जाते थे, उनके घर में, उनके साउथ अफ्रीका में, उनके दुबई में। आधी से ज़्यादा डजन इंडस्ट्री अपनी वहाँ पहुँच गई थी। मैं सबसे लास्ट गई थी वहाँ पे। और फिर सब कुछ छोड़कर एक साध्वी बन गई और इन्हें प्रयागराज में चल रहे इस 2025 के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पवित्र और सम्मानित पद पर बिठा दिया गया, जिस पर खूब सवाल उठे। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को। तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त। लेकिन ममता अपने इस अचीवमेंट को ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई थी कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने इन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया और इन्हें ये पदवी देने वाली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है, जिसके बाद अखाड़ों के बीच नया संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच ये इंडिया टीवी के फेमस शो आपकी अदालत में पहुंची और इतने बड़े बड़े दावे और बेतुकी बातें करने लगी कि शो के एंकर रजत शर्मा से लेकर वहां मौजूद ऑडियंस भी हंस हंस कर लोटपोट हो गई। कि कभी कभी ऐसा ही डर लगता है कि मेरे अंदर से प्रचंड चंडी का कभी कभी बाहर आ जाती है। मैं प्रचंड चंडी के आद्य स्वरूप हूँ। 2 दिन से ऐसे ही आपकी तरह लोग हास्य विनोद कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं महाकाली हूँ। जिस स्नान में आप डुबकी मार रहे हो वो मैं ही हूँ। कभी उन्होंने खुद में मां काली का अंश होने का दावा किया तो कभी कहने लगी कि हनुमान जी इनके साथ आकर रहे थे। क्या है वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। तो वहीं बॉलीवुड से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर उल्टी सीधी बातें करती रहीं और जमकर डींगे हाँकती रहीं। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में? मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसके अधूरे काल कमिश्नर से उसको बेइज्जत करके उसको निकाल दिया। उसके आज मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने खुद को स्पिरिचुअली इतना शक्तिशाली बताया और बात बात पर इतने मंत्र सुनाए कि वहां मौजूद लोगों के साथ साथ रजत शर्मा जी भी इरिटेट होते नजर आए। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विगम होतारम रत्न धाता माम अग्निम ए पूर्ववी ऋषि भी ऋडियो। अब जब शांति हो चुकी है तो मैं आपसे, ब्रह्मा हो गया, नारायण हो गए, शिव जी हो गए। अब मैं आपसे बीच में 2-3 सवाल भी पूछ लूं। और लक्ष्मी का नहीं हुआ है और सरस्वती का। प्लीज होता रहेगा, ये तो हमारे जीवन में ये तो रोज होता है।
तो क्यों इतनी चर्चित और विवादित रही ममता कुलकर्णी की जिंदगी, बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत ऐसी आश्चर्यजनक बातें जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सीने में छोटा सा एक दिल है, तुम उसके जज्बात हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे बदनाम रह चुकी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने अभी चल रहे प्रयागराज महाकुंभ में अपना पिंडदान और श्राद्ध कर्म करके बकायदा संन्यास ले लिया है। इन्होंने किन्नर अखाड़े से दीक्षा लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल कर ली और अपना नाम भी बदल लिया। पद्मावती से ममता कुलकर्णी बनी और फिर आयशा बेगम बनकर इस्लाम कबूल किया था और अब साध्वी साहिबा को एक और नया नाम श्री अमाई ममता नंदगिरी मिल गया है। तो मैंने 23 साल ध्यान किया, तप किया, भक्ति की, मेरे गुरु की, भगवान की, महाकाल महाकाली की, मैंने काफ़ी भक्ति की, अपना वैभव जीवन त्याग दिया, बॉलीवुड त्याग दिया। उस तपस्या का फल महामंडलेश्वर की मेरे को उपाधि भी मिली है। तो क्या है इनके संन्यास की कहानी? क्यों इनके महामंडलेश्वर की पदवी पर अब भी तलवार लटक रही है और क्यों ये अभी भी अजीबोगरीब लैंग्वेज में टपोरियों जैसी बातचीत कर रही हैं? आज होगी इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने फिल्मी करियर को लेकर इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी जितनी असल जिंदगी के विवादों को लेकर बदनाम रही। इन विवादों के चलते इन पर एक बुक भी लिखी गई और एक फिल्म भी बनने वाली है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन है ममता कुलकर्णी और इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ था। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था जो मुंबई पुलिस के अधिकारी थे। इनकी मां के नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ममता की 2 बहनें मिथिला और मोलिना हैं। इन दोनों ने भी आगे चलकर फिल्मों में ही काम किया। ममता की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहती थी, पर इनकी मां इन्हें एक्ट्रेस बनाना चाहती थी, तो उनके कहने पर ही इन्होंने पद्मावती से अपना नाम बदलकर ममता कुलकर्णी रखा और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। और मम्मी का तो दैट 1940-50 तो दैट people even had the desire. And believe me, I have no interest in films. पहले इन्होंने कुछ मॉडलिंग की और उसके बाद साल 1991 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक तमिल फिल्म ननबर्गल से की, जो कि सुपरहिट रही और इस फिल्म के बाद लोगों ने इन्हें स्टार बना दिया। पहले फिल्म के बाद ही ऐसी खबर आई कि कई लोगों ने इनके नाम के टैटू तक बनवा लिए थे। It was the biggest hit of that year. And लोगों ने तो मेरा नाम उनके हाथों पे क्या उसको बोले टैटू किया था। इसके बाद साल 1992 में इन्हें हिंदी फिल्मों में एंट्री मिल गई और बॉलीवुड में इनकी फिल्में तिरंगा और मेरा दिल तेरे लिए रिलीज हुई। ओए बाबा मेरी जान बचा दे, ओए बाबा मेरी जान बचा, जान मेरी जाए रे, तू जाने ना जाने, प्यार मेरा कहता है। इन दोनों फिल्मों में इनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, पर दर्शकों ने इन्हें बॉलीवुड में नोटिस जरूर किया। साल 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में असली पहचान मिली, जिसमें सैफ अली खान ने भी डेब्यू किया था। इसके सभी गानों ने धूम मचा दी। ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, जाने मन मैं हूँ आशिक, आशिक आवारा मैं हूँ आशिक। फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसके लिए ममता को फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद इन्होंने कई हिट फिल्में दी। इनमें से खास रही वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर और सबसे बड़ा खिलाड़ी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, छेड़ दिया मौसम ने, पागल हुई पवन। ममता कुलकर्णी कुछ ही साल में उन एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं जिन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, गोविंदा और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान, एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, महबूब सनम।
इन्होंने कई दूसरी लैंग्वेज की फिल्में भी की। फिल्म प्रेम शिकार और डोंगा पुलिस तेलुगु भाषा में थी, जिसमें से फिल्म प्रेम शिकार ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और साउथ इंडिया में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ गई कि इनके चाहने वालों ने हैदराबाद में इनके लिए एक मंदिर तक बनवा दिया था। ममता कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस समय इनकी पहली तेलुगु फिल्म सुपरहिट हुई थी, उसके नेक्स्ट डे इनके पास 60 फिल्मों के ऑफर आए थे और बॉलीवुड में भी इनको बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि कई फिल्मों को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जैसे मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अफलातून, आंटी नंबर 1, सपूत और होगी प्यार की जीत। इसी दौरान ममता कुलकर्णी ने घातक फिल्म में एक आइटम नंबर किया, जो आते ही सुपरहिट हो गया और सबकी जुबान पर चढ़ गया। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली में। बताया जाता है कि छोटा राजन के डर से इन्हें फिल्मों में काम मिलता था, क्योंकि ये उसकी अनडिक्लेयर्ड गर्लफ्रेंड थी। लेकिन फिर बाद में उसकी गैर मौजूदगी में विक्की गोस्वामी ने उसका कामकाज संभालना शुरू किया, तो ममता और विक्की गोस्वामी का नाम जुड़ने लगा। हालांकि छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गईं। 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मों से दूर हो गईं। तो अंडरवर्ल्ड से इनके रिश्ते की चर्चा करें उससे पहले चलिए ममता से जुड़ी कुछ और कंट्रोवर्सीज की भी चर्चा कर लेते हैं। ममता कुलकर्णी ने सितंबर 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के लिए बिना कुछ पहने एक फोटो शूट करवाया। ये वो समय था जब कोई एक्ट्रेस ऐसे फोटो शूट नहीं करवाती थी और बिकनी भी कम ही हीरोइनें पहना करती थीं। इस मैगजीन के कवर पर ममता बिना कपड़ों के नजर आईं। इन्होंने अपनी बॉडी को सिर्फ अपने हाथों और पैरों से कवर कर रखा था। ममता की तस्वीर के साथ जैसे ही ये मैगजीन बाजार में आई, इस पर हंगामा शुरू हो गया, जबकि कुछ लोगों ने इसे पसंद भी किया और आलम यह था कि लोगों ने मैगजीन को ब्लैक में भी खरीदना शुरू कर दिया। ममता कुलकर्णी को इस तरह का फोटोशूट कराने के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया और वुमेन कमीशन ने इनके ऊपर केस तक कर दिया। फिर इन्हें इस हरकत के लिए जुर्माना भी देना पड़ा। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अब इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं कि खूबसूरती के मामले में तो ममता कुलकर्णी ने सभी एक्ट्रेसेस को पछाड़ ही रखा था। इस फोटोशूट के बाद बोल्डनेस के मामले में भी ये सबसे आगे हो गईं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की। तो फिल्म घातक के समय से ही डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और ममता की दोस्ती हो गई थी, जिससे उनकी अगली फिल्म चाइना गेट में भी ममता रिपीट हुई। लेकिन इस फिल्म के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी के बीच की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। राजकुमार संतोषी के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने इस फिल्म के दौरान बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया, जिसके चलते उन्होंने ममता को बाहर निकालना चाहा, लेकिन निकाल नहीं पाए, क्योंकि आरोपों के मुताबिक उस दौरान ममता कुलकर्णी ने अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को यूज करके छोटा राजन से राजकुमार संतोषी को धमकी दिलवा डाली। लेकिन इधर ममता ने मीडिया में आकर राजकुमार संतोषी पर ही आरोप लगा दिए कि डायरेक्टर साहब ने इन्हें अकेले अपने साथ होटल में जाने के लिए कहा और जब ममता ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने फिल्म से निकाल देने की धमकी दी। और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से फिल्म से नहीं निकाल पाए तो फिल्म में इनका रोल काट दिया। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटे। इसी फिल्म के दौरान एक और इंसिडेंट हुआ जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के बहुत क्लोज आ गई थीं। हालांकि टीनू वर्मा मैरिड थे और 2 बच्चों के पिता भी। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली। हालांकि जल्द ही दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगी। जानकारों की माने तो टीनू वर्मा की वाइफ ने इन दोनों को एक बार आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद ही इनका ये रिश्ता सामने आया, जो कि बाद में खत्म हो गया। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन टीनू वर्मा ने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि ममता कुलकर्णी के लिए मैंने अपनी वाइफ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उनका ये बयान अपने आप में इस रिश्ते का कन्फर्मेशन था। अगले विवाद की बात करें तो ममता कुलकर्णी ने रांची में एक बार डांस परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उस पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि ये प्रोग्राम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और उसके गुंडे मवाली जैसे साथियों के लिए रखा गया था। और इस परफॉर्मेंस के लिए ममता कुलकर्णी को जो अमाउंट मिला था वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक फिल्म में काम करने के लिए भी नहीं मिलता था। ये राशि थी 1,25,00,000 रुपए। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई।
कहा जाता है कि रांची में परफॉर्म करने के बाद ममता कुलकर्णी ने उस पॉलिटिशियन और उसके दोस्तों के साथ पटना के होटल में भी कुछ दिन बिताए थे। लेकिन ये बात तब सामने आई जब चारा घोटाला हुआ और इसकी जांच में सामने आया कि उसका कुछ पैसा ममता कुलकर्णी को भी दिया गया था। इसके बाद जब पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने परफॉर्म किया था और उसी के लिए मुझे पैसे मिले थे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे ही साल 1997 में दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी जहां पर चेन ऑफ होटल्स की लॉन्चिंग थी और इसके लिए बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को टिकट देकर दुबई बुलाया गया था। ये पार्टी बहुत ही आलीशान थी और बॉलीवुड की कई नामचीन सितारों के साथ ममता भी वहां पहुंची। इस पार्टी के बाद स्टार्स को बहुत ही एक्सपेंसिव रिटर्न गिफ्ट्स दिए गए और इस दौरान विकी गोस्वामी नाम का जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा था उसका नाम प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी के मामले में अखबारों में सामने आ चुका था। 1997 में ही विकी गोस्वामी को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 25 साल की सजा सुनाई। इसके बाद ममता भी दुबई शिफ्ट हो गईं। कहा तो ये भी गया कि विकी के प्यार में ही इन्होंने अपने करियर को छोड़कर ये कदम उठाया था। अब वो प्यार था या प्रेशर पता नहीं। जिस दौरान विकी गोस्वामी जेल में था उसी दौरान ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी का बिजनेस भी संभालती थीं और कुछ समय इंडिया में तो कुछ समय दुबई में रहने लगी थीं। साल 2002 से 2013 तक ममता की कोई भी खबर मीडिया के सामने नहीं आई। इसके बाद 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक फोटो छपी जिसमें बताया गया कि ममता ने विकी गोस्वामी से दुबई की जेल में जाकर ही शादी रचा ली है और अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। ममता ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम आयशा बेगम रख लिया था और विकी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रखा था, जिसके बाद ये निकाह हुआ था। कुछ समय जेल में बिताने के बाद विकी को जेल से जल्दी ही रिहा कर दिया गया और कहा गया कि उसने जेल में अच्छा व्यवहार किया है, जिसके चलते जल्दी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद विकी गोस्वामी ने ममता कुलकर्णी के साथ दुबई छोड़ दी और केन्या शिफ्ट हो गया। लेकिन 2014 में एक खबर सामने आई कि ममता कुलकर्णी और उसके हस्बैंड विकी गोस्वामी को केन्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विकी गोस्वामी पहले ही केन्या से भागकर दुबई आया था और उस पर तस्करी के मामले में वहां भी कई केस चल रहे थे और जब केन्या पुलिस को पता चला कि विकी यहां वापस आ गया है तो उससे पूछताछ के लिए इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान ममता कुलकर्णी की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई जिसमें इन्होंने अपने आप को एक योगिनी बताया और कहा कि इन्होंने मोह माया त्याग कर आध्यात्म की राह पकड़ ली है। इन फोटोज में ये पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही थीं। इसके बाद साल 2016 में इनके ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आई जब पता चला कि मुंबई पुलिस को एक बहुत बड़ी नशे की डील के बारे में पता चला है जिन दवाइयों की कीमत 12 लाख रुपए है और जो लोग इसमें शामिल हैं उसमें ममता और विकी का नाम भी शामिल है। और इसी डील से ये भी पता चला कि मुंबई में एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है जो 2000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके बाद मुंबई पुलिस भी ममता की तलाश करने लगी। तभी लंबे वक्त से गायब ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें इन्होंने खुद को योगिनी बताया और कहा कि मैं अब स्पिरिचुअल फील्ड में आ चुकी हूँ, अपना पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ और मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना जीवन जीती हूँ और लोगों को जो बोलना है बोलते रहें। अभी मैं वो सब पिछला भूल चुकी हूँ। आई टेल पीपल आई डोंट नो हु आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट मी। दे देन इंसिस्ट इट्स नो मैम इट्स यू, वी रिकॉग्नाइज यू। 2017 में एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने बताया कि ये 16 साल से एक योगिनी की जिंदगी जी रही हैं और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि विकी गोस्वामी से इन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी और वो सिर्फ इनके दोस्त थे। विकी को दुनिया अगर बुरा कहती है तो कहे, विकी बुरा नहीं है और मैं हमेशा उसके साथ हूं। लेकिन तस्करी के मामले में विकी और ममता दोनों वांटेड हो चुके थे। कोर्ट ने इन दोनों को पेश होने के लिए कहा लेकिन फिर भी दोनों सामने नहीं आए। 2017 में ममता की मुंबई स्थित प्रॉपर्टी सीज कर ली गई और इनके घर के बाहर वांटेड का नोटिस चिपका दिया गया, लेकिन ममता के वकीलों ने मुकदमा जारी रखा। इसके बाद पुलिस ने ममता कुलकर्णी की फैमिली से भी पूछताछ की और विकी गोस्वामी के अहमदाबाद के घर को भी सीज कर दिया। फिर ये दोनों लंबे वक्त तक भारत में वांटेड रहे और ममता कुलकर्णी सोशल मीडिया पर खुद को साध्वी बताती रहीं। साथ ही ममता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका टाइटल था ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। इसमें इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कई अलग तरह की बातें बताई और खुद के योगिनी बनने के बारे में भी कहानी बताई। फिर लंबे समय बाद अगस्त 2024 में बंबई हाई कोर्ट ने ममता पर लगे तमाम आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इन्हें साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है।
इसके बाद ममता भारत लौट आईं और आने के साथ ही धमाके करने शुरू कर दिए। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में ममता ने दावा किया कि दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स और बड़ी हस्तियों के संबंध हैं। ममता ने बताया कि 90 और 2000 के दशक में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से लगभग हर कोई दुबई जाया करता था। कि आप ये विक्की गोस्वामी के संपर्क में कैसे आई? 1996 के आसपास वो मेरे संपर्क में आ गए थे। वहाँ पे मतलब कहाँ? दुबई में। दुबई में जाते। सब बॉलीवुड गई थी, सबको मालूम है। तो शूटिंग्स के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग जाते थे, उनके घर में, उनके साउथ अफ्रीका में, उनके दुबई में। आधी से ज़्यादा डजन इंडस्ट्री अपनी वहाँ पहुँच गई थी। मैं सबसे लास्ट गई थी वहाँ पे। ममता के इस बयान से बॉलीवुड में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और फिल्मी सितारों के संबंधों पर बहस छिड़ गई। इसके बाद एक बार फिर ममता कुलकर्णी तब चर्चा में आई जब हाल ही में इन्हें प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद पर बिठाया गया। इसे देखकर हर कोई स्तब्ध था। ममता ने यहां अपना नाम बदलकर श्री यमाई ममता नंदगिरी रख लिया। प्रयागराज के संगम तट पर इनकी संन्यास दीक्षा हुई, जहां किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में इनका पट्टाभिषेक कराया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने हाय गाइस कहकर लोगों को संबोधित किया। हाय गाइस, आज मैं प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या ये एक्ट्रेस साध्वी बनकर भी ऐसी भाषा का ही प्रयोग करेंगी और इनमें ऐसी क्या योग्यता थी जिससे इन्हें इतना सम्मानित और प्रतिष्ठित पद दिया गया और महिला होते हुए किन्नर अखाड़े में कैसे प्रवेश मिला। सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है आपको महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए, और वो भी किन्नर अखाड़े का। अब आप किन्नर तो है नहीं, आप तो स्त्री हैं। इन सभी सवालों के बीच ही ठीक 6 दिन बाद 31 जनवरी को किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस रिलीज जारी करके अनाउंस किया कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाया जा रहा है। साथ ही आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने लिखा, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तथाकथित ने असंवैधानिक ही नहीं अपितु सनातन धर्म व देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसे देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला जो कि फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी हुई हैं, उससे बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि व पट्टा अभिषेक कर दिया गया, जिस कारण से मुझे आज बेमन से मजबूर होकर देश हित में, सनातन एवं समाज हित में उन्हें पद से मुक्त करना पड़ रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद जहां कई साधु संतों और अखाड़ों के साथ साथ आम लोगों के एक बड़े तबके ने इसे अच्छा कदम बताया, तो वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अजय दास अब किसी पद पर नहीं है तो वो किस हैसियत से कार्रवाई करेंगे, मैं उन्हें इसके लिए कोर्ट में घसीटूंगी। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी इनके सुर में सुर मिलाए और कहा कि अखाड़ा परिषद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ है। लेकिन कुल मिलाकर ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने का मामला फिलहाल कईयों के गले की हड्डी बन गया है और आगे इनका क्या होगा ये भी साफ नहीं है। आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहाँ एक महामंडलेश्वर हैं हिमांगी जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये महामंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।